आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, सीरम और प्लाज्मा और इनकी डिफरेंसेस के बारे में। ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? ब्लड is actually body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygens to the cell and transports metabolic waste products away from the same cells. सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी पहुंचाना ब्लड का काम है, और सेल्स से जो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स न्यूट्रिएंट्स के नतीजे में या गैसियस कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स वो जनरेट होते हैं, अदर कंपोनेंट्स, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से लेके अवे फ्रॉम द सेल ले जाना भी ब्लड का काम है। इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कैरीज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड ये सारे काम करता है। इफ यू लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, तो तकरीबन 55% जो ब्लड होता है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज द प्लाज्मा। और तकरीबन 4 to 5% जो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और 41% जो है इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड का जो कलर है रेड कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रेड ब्लड सेल्स आर द आरबीसीज, इसी की वजह से होता है। अच्छा, प्लाज्मा की हम बात करें, जो हाईएस्ट आप कहते हैं कंपोनेंट है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है, जिसका असल काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम्स और गैसियस एक्सचेंजेस बिट फॉर ब्लड सेल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह, डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और वाइट ब्लड सेल जो सेकंड पोर्शन होता है वो अबाउट 4% ब्लड का, उसमें वो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी का काम करते हैं। सर्टेन अदर सेल्स प्लेटलेट्स वगैरह वो क्लॉटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और सेल्स माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह, ये हमारे पास इनगटमेंट का फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स इम्यूनिटी के अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में काम करते हैं। डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इम्यूनिटी है, फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया एज वेल एज द हेलमेंट्स और द पैरासिटिक माइक्रो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके खिलाफ भी वाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स अपना काम करते हैं। हाईएस्ट प्रोपोर्शन में जो सेल्स हमारे पास आरबीसीज, जिनकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, 41% होते हैं। देयर प्राइमरी जॉब, जो इनका प्राइम काम होता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीशियस एक्सचेंज और गैसेस from the lungs to the tissue and from the cells back to the lungs। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस एक्सचेंज होता है, सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेके लंग्स में एक्सचेंज की जाती है। ब्लड में प्लाज्मा या सीरम हम कैसे ले सकते हैं, क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। अगर आप ब्लड लें किसी भी बंदे से, पर्सन से, हम जब ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद हम आ, उसके अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं, आगे हम बात करेंगे। अगर उसमें वो ऐड कर देते हैं, या आप सिंपल ब्लड लें बंदे का, और उसके बाद ब्लड लेने के आप वेनी पंक्चर किसी भी टेक्निक से ब्लड कलेक्ट करें, और ब्लड को थोड़ी देर उसको रहने दें। थोड़ी देर में ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम ये करें कि ब्लड को ट्यूब्स में, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बोलते हैं, उसमें आप रखें, और तकरीबन ऑलमोस्ट 3500 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करें। 5 to 10 मिनट इज सफिशिएंट। और इस 5-10 मिनट की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो पिछली हमने ये इमेज थी, ये सेपरेशन क्या, पहले आपने ब्लड लिया और ब्लड को उसके बाद आप या उसमें एंटीकोगुलेंट डालते हैं या एंटीकोगुलेंट नहीं डालते और डायरेक्टली ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। याद रखें, आपने ब्लड लिया, सिंपल ब्लड लिया, उसको थोड़ी देर उसकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग होने दी, उसके बाद आपने कोगुलेशन के बाद आपने उसके उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफिकेशन के नतीजे में ब्लड दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक नीचे एक मास सा बन जाता है, ब्लड क्लॉट जिसको हम बोलते हैं, और अपर पोर्शन में जो केमिकल जो फ्लूइड रह जाता है उसको हम सीरम बोलते हैं। एंड सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन, दैट इज इट इज डिवाइड ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर सच एज फिब्रिन, हम बात करते हैं इस पे। वेयर अगर आप ब्लड लें, उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह सर्टन हमारे पास होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं, आप उसमें वो डालें, उसके बाद मिक्सिंग थोड़ी करें और उसके बाद सेंट्रीफिकेशन करते हैं। इसके नतीजे में, एंटीकोगुलेंट डालने के नतीजे में जो आपके पास जो फ्लूइड बचता है,
जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक नीचे एक पैलेट बन जाती है, या क्लॉट तो नहीं, पैलेट बोलेंगे, और अपर पोर्शन जो हमारे पास बनता है उसको प्लाज्मा बोलेंगे। तो सीरम इज द फ्लूइड विच इज obtained by centrifuging the normal blood, आप कह सकते हैं आप, without any anticoagulant, whereas the plasma is collected by centrifuging the anticoagulated blood, the blood which is being added with the anticoagulants. तो होते क्या हैं ये एंटीकोगुलेंट? एंटीकोगुलेंट्स एक्चुअली they are certain chemicals which are against anticoagulants, which are against the coagulation mechanism, coagulation के खिलाफ काम करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह को सप्रेस या सिस्टम को सप्रेस करते हैं, थ्रोम्बोसिस वगैरह, या ब्लड वगैरह कलेक्शन करते हैं, ब्लड को स्टोरेज करनी है आपने, एक ब्लड बैंकिंग है, आप ब्लड कलेक्ट करते हो और उसके बाद एक बंदे से आपने कलेक्ट किया, दूसरे किसी बंदे को लगवाना है, आपकी जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, ब्लड में एंटीकोगुलेंट्स उस ब्लड बैग में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से खून जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती। एंटीकोगुलेंट हेपरिन, विटामिन के, वारफरिन, साइट्रेट्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उनके डिफरेंट कम, वो हर एक टाइप की अपनी स्पेशलाइज फंक्शनिंग होती है। एंटीकोगुलेंट्स या पहली कोगुलेशन होती क्या है, काम कैसे करती है? ब्लड में डिफरेंट क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं जो क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। हमारे पास तकरीबन 14 क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट, और ज्यादातर ये, जैसे हम फिब्रिनोजन की बात करें, क्लॉटिंग कैस्केड की, तो किसी भी वक्त जैसे ही सेल, एक नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड अपना फ्लो कर रहा है, और अचानक क्या होता है, कोई इंजरी वगैरह किसी साइट पे इंजरी हो जाती है, रप्चरिंग हो जाती है, कोई पिन वगैरह चुभ गई, कोई कट लग गया, इसके नतीजे में इसके बाद फौरन बाद क्या होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लड में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन फिब्रिनोजन होती है। ये ब्लड सॉल्युबल प्रोटीन है, ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में होती है, हल हुई होती है। अच्छा, जब भी कोई इंजरी या डैमेज हो जाता है टिश्यू को, तो उसके फौरन बाद क्या करती है, एक और प्रोटीन, थ्रोम्बिन हम जिसको बोलते हैं, वो इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देती है इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, दिस इज नाउ, यू कैन से, अ प्रोटीन विच इज नॉट दैट मच, दैट इज अनसॉल्युबल प्रोटीन, जो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती। ठीक है जी। और ये फिब्रिन जो एकदम से, आप समझे, पहले केमिकली जो है एक किस्म का सॉल्युबल फॉर्म थी, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ब्लॉक्स बनने लग गए या पॉलीमर्स बनने लग जाते हैं फिब्रिन के, थ्रेड्स वगैरह फिब्रिन बनाना शुरू कर देती है इस किस्म के। और इन थ्रेड में सबसे पहले तो आरबीसीज ही ट्रैप होते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स हैं ये ब्लड के अंदर, और साथ साथ ये जो थ्रेड्स हैं फिब्रिन जो बनाती है, जो पहले सॉल्युबल थी अब इनसॉल्युबल हो गई, कि सॉल्युबल नहीं रही, ये जो फिब्रिन, जो फिब्रिनोजिन से बनी, ठीक है जी, जो आप पार्टिकुलेट कह सकते हैं, तो ये जिसने इसने पॉलीमर बना दिए, लंबे लंबे पॉलीमर, तो उसने क्या, आरबीसीज को इंटैगल किया, सबसे पहले आरबीसीज जो हैं वो सबसे ज्यादा थे, उनको फंसाया, उनको अपने साथ उस इंजरी साइट पे, सही है जी, एक मास सा क्रिएट कर दिया, फंसा मतलब आप इसको जाल समझिए, इस जाल में सबसे पहले आरबीसीज फंसते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट सेल्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग वगैरह के साथ साथ वो प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स भी आके इनमें इंटेंगल होते हैं। प्लेटलेट्स की शेप ही इस तरह से होती है, अब दो किस्म की शक्लें आपके पास, एक स्मूथ सेल सरफेस होती है जिसको, जैसे कि आरबीसीज की होती है, वेयर अ सरफेस विच हैज गॉट दीज मल्टीपल ट्यूब्यूल्स प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, एक रफ किस्म की सरफेस है जैसे कि प्लेटलेट, तो ये आसानी से इस जाल में फंसते हैं, और ये मकसद ये इसका ये होता है कि आपने बिल्ड अप करना है, एक मास बनाना है साइट ऑफ इंजरी पे, जिसको हम क्लॉट बोलते हैं, और ये सख्त होने लग जाता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। इंजरी हुई, उसके नतीजे में जो हमारे पास क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिव हुआ, जिसके नतीजे में हमारे पास क्लॉट बन गया। एंटीकोगुलेंट असल में इस क्लॉट को, इसको इनहिबिट करते हैं, इसको बनने से रोकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम ब्लड लेते हैं, और उसमें, ये अगर आप सिंपल ब्लड लें और उसको लेट से इंजरी से, कलेक्शन उसकी इसकी इंजरी का प्रोसेस है, आपने खून ब्लड को कलेक्ट किया, उसके बाद आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के नतीजे में आपके पास क्या हो जाएगा जी, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिव होने के बाद उसने, ये पूरा प्रोसेस हुआ जिसके नतीजे में क्लॉटिंग प्रोटीन्स इस्तेमाल हुई, उन्होंने काम अपना किया,
आपने उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, आपके पास नीचे ब्लड क्लॉट बन गया और ऊपर जो फ्लूइड होगा उसको हम सीरम बोलेंगे। वेयर अगर आप इस प्रोसेस को इनहिबिट करना चाहते हैं, क्लॉटिंग नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, ब्लड लें, ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट्स डालें, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करें, तो क्या होगा, नीचे ब्लड होगा और ऊपर आपके पास क्लियर फ्लूइड होगा, जिसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लाज्मा एंड द सीरम, एक सिंपल आप कह सकते हैं मेमोरी के लिए एक प्लान जो which I was recommended at during my study time was serum is collected by centrifuging the clotted blood. C आता है throughout. Serum is collected by centrifuging the clotted blood. आप blood को clot करें, उसके बाद उसको centrifuge करें, जो fluid आपके पास बनेगा वो serum होगा. Whereas plasma is collected by centrifuging the anticoagulated blood. आप blood के अंदर anticoagulants ऐड करें, clotting का mechanism inhibit होगा, रुकेगा, उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करें, उसके नतीजे में जो आपके पास अपर पोर्शन फ्लूइड हासिल होगा उसे प्लाज्मा कहेंगे। Anticoagulants, they are needed for plasma separation, whereas they are not needed in serum in case of serum separation or serum collection. प्लाज्मा में क्योंकि आपने एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल कर दिया, जो उसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, दे आर प्रेजेंट ओवर देयर, वेयर एज इन केस ऑफ सीरम these different anticoagulant these clotting proteins they are absent नहीं होती, एक्चुअली वो यूटिलाइज हो चुकी होती हैं, वो इस्तेमाल हो चुकी होती हैं क्लॉट बनाने में। एंड वेयर एज प्लाज्मा इट डज नॉट नीड स्टैंडिंग, आप ब्लड कलेक्ट करें उसके बाद आप फौरी तौर पर उसको उसके अंदर एंटीकोगुलेंट, हम आजकल प्रिपेयर्ड एंटीकोगुलेटेड ट्यूब्स मिलती हैं जिसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स होते हैं पहले से ही, तो आप ब्लड लेते हैं, ब्लड को ट्यूब में डालते हैं, थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं एंड यू जस्ट स्ट्रेट अवे गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन। आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं अबाउट 3500 आरपीएम फॉर अबाउट 5 to 10 minutes और आपका प्लाज्मा रेडी। वेयर एज इन केस ऑफ सीरम यू नीड टू क्लॉट द ब्लड, आपने ब्लड लेना है, थोड़ी देर उसकी क्लॉटिंग का इंतजार करना है, इट्स अबाउट अगेन फ्यू मिनट्स का है, उस देन यू गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन यू कलेक्ट द सीरम। एंड प्लाज्मा मोस्टली हमारे पास उन लोगों को लगता है प्लाज्मा या प्लाज्मा की जो ब्लड ब्लड कह देते हैं सिंपल फॉर्म में, ब्लड के लोग जिन लोगों को ब्लैक होते हैं ब्लड सेल्स वगैरह का, खून की कमी हो जाती है, एचबी लो हो जाता है, कोई और वजह है, तो उन लोगों को प्लाज्मा दिया जाता है। प्लाज्मा सर्टेन एनालिसिस में टेस्टिंग में प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस होती है। if you do a working on if you are working on some calculating the concentration of different clotting proteins, आप complement system पे काम करते हैं, आपको प्लाज्मा चाहिए। whereas अगर आपने सिंपल डायग्नोस्टिक्स करने हैं, स्टैंडर्ड ब्लेबॉटी के टेस्ट करने हैं, आपने कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाने हैं, आपने ब्लड ग्रुपिंग करनी है, आपने आईसीटी एनालिसिस करने हैं, उसके लिए या सर्टेन अदर सेल्स के टेस्ट के लिए आपको सीरम की जरूरत होती है। Thank you so much for listening to this lecture.